नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हो आपके समक्ष एक नवीनतम टॉपिक लेकर। और जैसा कि हमारी पेड क्लास में हमारा उत्तराखंड का इतिहास चल रहा है और उत्तराखंड के इतिहास में हमने प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हमने उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल को पढ़ा था, जिसके हमने 3 पार्ट बनाए: प्राचीन उत्तराखंड, मध्यकालीन उत्तराखंड और आधुनिक उत्तराखंड। प्राचीन उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमने काफ़ी चीज़ पढ़ ली है। और जैसे कि हमने कुलिंद वंश कंप्लीट कर लिया है और कुषाण वंश हमने पढ़ा है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 2 से 3 राजवंश। जैसे कृतपुर राजवंश के बारे में हम चर्चा करेंगे, नागवंश के बारे में चर्चा करेंगे और मोखरी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ उत्तराखंड के क्षेत्र पर हर्षवर्धन के समय क्या क्या प्रभाव पड़े उनकी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन हम एक थ्योरेटिकल पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको नॉर्मल सा फिर से समझाना चाहता हूँ। जो हमने, मान लो हमने जैसे ऐतिहासिक काल के राजवंशों में पढ़ा है, उसको हम एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, यानी कि वापस चलते हैं और एक कहानी के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे आके ना इतना तक सब समझ लेते हैं, लेकिन बीच का उत्तराखंड हमारा, आप किसी भी बुक में देख लें, कहीं भी देख लें, कुछ अटपटा सा लगता है, उसे हम समझ ही नहीं पाते हैं। लगभग 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आज भी उत्तराखंड के उस बीच के इतिहास को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। तो मैंने भी ज़्यादा डीप नहीं बनाया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वहाँ से उनको मैंने लिख रखा है। लेकिन पहले मैं आपको समझा दूँ अच्छे तरीके से। तो देखिएगा, हमने जब आपका कुछ राजवंशों के बारे में चर्चा की थी, जैसे हमने शिलालेख पढ़ने के बाद में राजवंशों की तरफ जब हम गए थे, तो हमने सबसे पहले उत्तराखंड में जो पढ़ा था वह कुलिंद राजवंश के बारे में पढ़ा था, जो कि उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति के रूप में भी माना जाता है। कुलिंदों का हमने पढ़ा था, ये मौर्यों के अधीन थे। और उसके बाद में हम बात करें तो जो कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसका नाम था अमोघ भूति, उसके निधन के बाद में उत्तराखंड के कुछ तराई वाले भाग पे, यानी कि जो आपका प्लेन भाग है तराई का, उस पे अधिकार कर लेते हैं शक। ये भी मैंने आपको बताया था। और उत्तराखंड के उस क्षेत्र पर शकों का अधिपत्य हो जाता है। और अगर उसके शकों के बाद हम बात करें तो यहाँ पर अधिपत्य किसका हो जाता है? कुषाणों का अधिपत्य हो जाता है। मैंने आपको कुषाणों के बारे में अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड से जो कुषाणों को भगाने का कार्य किया वो आपके यदु या योद्धे वंश ने किया था। उत्तराखंड से कुषाणों को कुचलने का कार्य किसने किया था? यदुवंश, या इसे योद्धे वंश के नाम से भी जानते हैं हम। तो अगर हम इन दोनों की बात करें, क्योंकि हम आज कृतपुर को पढ़ेंगे, ये एकदम से समझ में नहीं आता है, तो मैं इस वीडियो से आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा कि कृतपुर, कार्तिकेयपुर और कत्यूरी एक जैसे लगते हैं, इनमें क्या क्या अंतर है। तो पहले समझिएगा, कुषाणों को उत्तराखंड से किसने कुचला था या किसने भगाया था? यदुवंश ने। अब फिर से हम थोड़ा सा वापस चलते हैं कुलिंद की तरफ। तो मैं बात करूं कि भारत के, तो कुलिंदों के समय भारत में मौर्य राजवंश था और मौर्य के अधीन ही आपका कुलिंद राजवंश आता है, यानी कि मौर्य के अधीन ही था कुलिंद। और इस कुलिंद के 2 समीपवर्ती, या मैं कह दूं इन कुलिंदों के 2, यानी कि वैसे तो कई सारे इनके अधीन राजवंश थे, यानी कि छोटे छोटे राजवंश जो कुलिंद राजाओं के ही चलते थे। आप ऐसा समझिएगा, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये एक प्रकार से ऐसा समझिएगा कि पूरे भारत में जैसे बीजेपी की सरकार है, उसके बाद में बीजेपी के अलग अलग राज्यों में उनके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उसके बाद में अगर मैं ये कह दूं कि उन मुख्यमंत्रियों ने जगह जगह पर विधायक बना रखे हैं, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे थी। आप समझिएगा कि ये भारत पे मौर्यों का शासन हो गया और मौर्यों के अलग अलग राज्य हैं, उसमें से एक पर अधिकार था आपके कुलिंदों का। उसके बाद में मान लो कि यहाँ से हमने कुछ विधायक बना दिए, तो कुलिंद का मुख्यमंत्री हो गया, तो इसने क्या बना रखे थे? अपने अन्य कई सारे इनके विधायक थे, ऐसा समझिएगा। तो उस समय मौर्य राजवंश था, यानी कि केंद्र में सत्ता मौर्यों की थी, उनके अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में सत्ता बटी हुई थी। तो उत्तराखंड में कुलिंद थी और इन कुलिंदों में से भी कुछ सत्ताएं निकली हुई थी छोटी छोटी, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके सामने है, यदुवंश और कृतपुर राजवंश। तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन ये आ जाए कि कृतपुर राज्य
किसके अधीन था? तो कुलिंदों के अधीन ही था। और आपका यदुवंश भी किसके अधीन था? तो ये भी कुलिंदों के अधीन ही माना जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी का पॉइंट? तो मैंने आपको बताया है कि कुलिंद के बाद में शक आए थे, शकों के बाद में कुषाण आए थे, और इन कुषाणों को कुचलने का कार्य किया था आपके उत्तराखंड से यदुवंश ने। और यदु भी किसके अधीन थे? कुलिंदों के। और कृतपुर राजवंश भी किसके अधीन था? कुलिंदों के ही अधीन था। तो यहाँ तक उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। उसके बाद में थोड़ा अगला मैं आपको चार्ट बता दूं। तो इन यदुवंश को, यानी कि यदुओं को और कृतपुर को, इन दोनों जगह से, यानी कि इन दोनों पे जो राजपाट चलाते थे वो कुलिंद राजा ही चलाते थे। यानी कि कुलिंद राजा ही इन दोनों क्षेत्रों में थे, यदु में भी और आपका कृतपुर में भी। और यहाँ से इन दोनों को हटाने का काम किया था आपके नागवंश ने। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदु और कृतपुर के बाद में किनका साम्राज्य आया था? नागवंश का आया था। अब थोड़ा सा में फिर से कन्फ्यूजन बन गया होगा कि कुलिंद कृतपुर क्या हो गए, तो आप समझिएगा, फिर से मैं आपको वापस ले जा रहा हूँ जिससे आप अच्छे से समझ ले। तो उत्तराखंड पर अधिपत्य था आपका कुलिंदों का, कुलिंदों को हटा दिया शकों ने। लेकिन ये शक पूर्ण रूप से कुलिंदों को ख़त्म नहीं कर पाए थे उत्तराखंड से। इनके कुछ दो नॉर्मल से क्षेत्र आपके यहाँ पर ये बचे रह गए थे, ये बच गए थे। उसके बाद शकों के बाद में कुषाण आ जाते हैं और इन कुषाणों को कुचल देता है यदुवंश, जो कि कुलिंदों का ही एक भाग समझिएगा। उसके बाद में दो भाग चल रहे थे या दो हिस्से थे कुलिंदों के ही, यदु और कृतपुर। और इन दोनों को कुचलने का काम किसने किया था? नागवंश ने। और उत्तराखंड पर अधिपत्य किसका होता है? कृतपुर के बाद में नागवंश का होता है। उसके बाद में नागवंश के बाद में उत्तराखंड में जो आपका शासन हुआ था वह मोखरी वंश का हुआ था। और मोखरी वंश के बाद में जो उत्तराखंड पर शासन आया था वो हर्षवर्धन के समय उत्तराखंड था। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन के यानी कि हर्षवर्धन के पश्चात उत्तराखंड में कैसे था? तो जब हर्षवर्धन जी की मृत्यु हुई तो उत्तराखंड छोटे छोटे बहुत सारे भागों में बंट गया था। क्योंकि कारण ये था कि कोई एक ऐसा राजा नहीं था उस समय उत्तराखंड में जो इसे अच्छे तरीके से चला सके। इसीलिए हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड छोटे छोटे राज्यों में, एक तरह से, या मैं कह दूँ गढ़ों में या किलों में बढ़ गया था। हर एक गढ़ और किले का राजा अपने गढ़ या किले का मालिक होता था और उसकी देखभाल वो स्वयं करता था। तो यहाँ तक ये थोड़ी नॉर्मल एक चार्ट के रूप में स्टोरी थी। फिर से हम चलते हैं। कुलिंद राजवंश आया था, कुलिंदों को हटाया आपके शकों ने, लेकिन उसके कुछ जो उनके समकालीन क्षेत्र थे वह बचे रहे। शकों को हटाया कुषाणों ने, कुषाणों को हटा दिया यदुवंश ने। उसके बाद में यहाँ पर कृतपुर और यदुवंश दो राज्य थे जो कि कुलिंदों के ही अधीन थे। इनको हटा देता है नागवंश, और नागवंश को हटाता है मोखरी वंश, और मोखरी वंश को हटाता है हर्षवर्धन, यानी कि आपका वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड छोटे छोटे बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक ऐसा राजा नहीं था जो एक सूत्र में बांध सके आपके उत्तराखंड को। और जो छोटे छोटे भागों में बटे थे तो वहाँ के राजा कुछ गढ़ या किले बना के उत्तराखंड में रहने लगे थे। तो एक नॉर्मल सा चार्ट के रूप में बताया है। मैंने आपको पढ़ा कहाँ तक दिया है? तो मैंने आपको नॉर्मली कुषाण तक मैं पढ़ा चुका हूँ। और यदुवंश के बारे में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता दिए थे, जैसा कि इस यदु को योधेय वंश भी कहा जाता है और ये ही यादव भी इन्हें कहा गया है। आपका राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख में उल्लेख मिलता है आपके योधेय या यदु राजवंश का, और इसमें ही बताया गया है राजकुमारी के ईश्वरा अभिलेख में, राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख में कि 12 राजाओं ने योधेय वंश में शासन किया था। तो ये आपने, अगर आपको 20% भी समझ में आया हो या याद हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अब डीप थोड़ा पढ़ाने वाला हूँ, वहाँ आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। तो हमने लास्ट टाइम कुषाण कंप्लीट कर लिया था और योधेय की हमने जानकारी ले ली थी किस प्रकार से था। तो हम आज बात करने वाले हैं कृतपुर राजवंश की। तो चलिए, थोड़ा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताना भूल गया था कि जब आपका हर्षवर्धन के पश्चात जो उत्तराखंड, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो उत्तराखंड कई भागों में बटा था या छोटे छोटे गढ़ों में या किलों में बटा था, उसमें 3 मुख्य थे। शत्रुघ्न गढ़ या हम ब्रह्मपुर बोल देंगे अगले को, और तीसरा क्या था हमारा गोभिषाण था। और इन तीनों में भी सबसे जो बड़ा माना गया तो ब्रह्मपुर को माना गया। और इस ब्रह्मपुर राजवंश पर या ब्रह्मपुर क्षेत्र पर या ब्रह्मपुर राज्य पर जो सबसे
महत्वपूर्ण वंश था वह पौरव वंश था। फिर से समझिएगा, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड छोटे छोटे गढ़ों में या राज्यों में बढ़ गया था। उन राज्यों में भी 3 महत्वपूर्ण राज्य थे, शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गोविशाण। और जो इसमें सबसे बड़ा था या सबसे महत्वपूर्ण था वह था ब्रह्मपुर। और ब्रह्मपुर पर जो वंश चला वह पौरव वंश था। और इस पौरव वंश को भी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। साथियों, मैं उत्तराखंड डीप इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में एग्जाम में उत्तराखंड ही आता है और बहुत डीप आजकल मालूम कर रहा है। तो आप इतना नोट कर लें, अपने एक चार्ट के रूप में बना लें। हालांकि मैं पीडीएफ तो आपको देता ही रहता हूँ। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम आज का राजवंश, जिसका नाम है हमारा किरतपुर राजवंश। तो इसके मैंने मेन फैक्ट आपके सामने रखे हैं। सबसे पहला आपका जो फैक्ट है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किरतपुर राज्य क्या था। तो इतिहासकारों के अनुसार इस राजवंश के संस्थापक कुलिंद ही थे। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो किरतपुर राजवंश बसाया था वह आपके कुलिंदों ने ही बसाया था। सिंपल है। अब थोड़ी हम बात करते हैं कि इनके राज्य क्षेत्र की। तो जो किरतपुर राज्य था उसका क्षेत्रफल या उसका विस्तार कह दूं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और रोहिलखंड के उत्तरी भागों में था। यानी कि जो आपका हिमालय क्षेत्र है उस हिमालय क्षेत्र में शासन करता था किरतपुर राज्य, या हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड से रोहिलखंड तक फैला हुआ था आपका किरतपुर राज्य। उसके बाद में आपके प्रयाग प्रस्थिलेख से ज्ञात होता है, जो आपका समुद्रगुप्त जी का प्रयाग प्रस्थिलेख है। तो इस लेख से बताया गया है, और लाखा मंडल का जो अभिलेख है यहाँ से जानकारी मिलती है इनके राजनीतिक स्वरूप का वर्णन। या मैं ये कह दूँ, क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये आए कि किरतपुर राज्य के राजनीतिक स्वरूप का वर्णन कहाँ से मिलता है, तो आपको या तो प्रयाग प्रस्थिलेख ऑप्शन में होगा या आपका लाखा मंडल का अभिलेख होगा ऑप्शन में। और अगर आपके दोनों ऑप्शन में हो तो आपको दोनों ही आंसर लगाने हैं कि जो आपका किरतपुर राजवंश था उसका राजनीतिक स्वरूप का वर्णन आपको कहाँ से मिला, प्रयाग प्रशस्तिलेख या लाखा मंडल स्थित अभिलेख से। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे में बताया गया है कि प्रयाग प्रशस्ति लेख के अनुसार गुप्त साम्राज्य के अधीन एक सीमावर्ती राजतंत्र था। तो मैं ये कह दूं कि जिस समय आपका कुलिंद वंश की स्थापना हुई थी तो वह मौर्य के समकालीन था, लेकिन जब उसका पतन का समय था तो वह किसके समकालीन था, गुप्त साम्राज्य के समकालीन था। और एक प्रकार से आपके कत्यूरी राजवंश को गुप्त के एक अधीन तंत्र बताया गया है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट है कि आपका किरतपुर राज्य किसके अधीन था, यानी कि उस समय केंद्र में सत्ता किसकी थी, तो गुप्त राजवंश की थी। और गुप्तों का एक सीमावर्ती राजतंत्र था आपका किरतपुर राज्य। तो किरतपुर राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से मेन है या महत्वपूर्ण है, मैंने आपको लिखा दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं नागवंश के बारे में। मैंने पहले ही आपको बताया था कि किरतपुर को आपके नागवंश ने हटाया था, और आपके योद्धे वंश को भी किसने हटाया था, नागों के ही द्वारा हटाया गया था। तो नागवंश के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके सामने है। नंबर 1 क्या है कि नागवंश की पुष्टि हमें या जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आपको गोपेश्वर का त्रिशूल लेख मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको शिलालेख पढ़ाए थे कि 12वीं शताब्दी में अशोक चल के आक्रमण की जानकारी मिलती है गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। और 6वीं शताब्दी या 5वीं शताब्दी के अंतिम दौर में नाग करके एक राजा हुए थे नागवंश के, उनकी जानकारी मिलती है। तो सिंपल सा क्या है कि नागवंश की हमें पुष्टि कहाँ से मिली, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे 5वीं शती के पश्चात कुलिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर नागों ने अधिकार कर लिया था। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। नागवंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति नाग था, या नागपति नाग भी इसे कहा गया है। अगर गणपति नाग ना हो या गणपति नाग ना हो लिखा हुआ तो नागपति नाग आपको मिलेगा, जो कि इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसके बाद में मैं बात कर लूँ तो जो आपका गोपेश्वर त्रिशूल लेख है, इस गोपेश्वर त्रिशूल लेख से यहाँ पे 4 नाग राजाओं की जानकारी मिलती है, जिसमें स्कंद नाग, गणपति नाग, त्रिभुवन नाग और आपका अशु नाग स्थित है। तिरुभुनाग ये आपका भय है, मैं नहीं है। तो 4 क्वेश्चन आएगा
कि गोपेश्वर त्रिशूललेख से कितने नाग राजाओं की जानकारी मिलती है? 4 की। उनके नाम है स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग और आपका अशु नाग। सिंपल सा है, थोड़े इसमें कुछ इतनी बड़ी स्टोरी भी नहीं है, क्योंकि ये उत्तराखंड के बहुत निम्न और छोटे से वंश है। फिर भी मैं फैक्ट इधर उधर से लाता हूँ आपके लिए कि एग्ज़ाम में कोई पॉइंट आपका छूटे ना। उसके बाद में ये पॉइंट आपको मैंने पहले ही लिखा रखा है या बता रखा है कि यमुना घाटी से यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय गणपति नाग को जाता है। यानी कि अगर आपका वंश मालूम कर ले कि यमुना घाटी से यदु या यदुओं का किसने खात्मा किया या हटाया, तो आपके नागवंश ने। और उसमें भी अगर राजा मालूम कर ले तो गणपति नाग, जो कि सबसे शक्तिशाली राजा हुआ है नागवंश का। सिंपल सा है, आपने आराम से समझ लिया होगा। उसके बाद में हम बात करें नागवंश के बाद में जो अगला वंश आता है वह है आपका मोखरी वंश आएगा। और मोखरी वंश की बात कर लूँ तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आते हैं। तो नागों के बाद में यानी कि कन्नौज का ये वंश था। मोखरी आपका कन्नौज का मोखरी वंश था, या कन्नौज में इसकी स्थापना हुई थी और इसका अधिपत्य क्षेत्र आपके उत्तराखंड तक भी आया था। तो इसने उत्तराखंड में नागों को समाप्त करके मोखरी वंश का स्थापना तो आपकी पहले हो चुकी थी, लेकिन आपका मोखरी वंश का अधिपत्य हुआ था उत्तराखंड में नागों के पतन के बाद। और मोखरी वंश का संस्थापक आपका हरिवर्मा थे और अंतिम शासक आपके ग्रहवर्मा थे, और जो सबसे शक्तिशाली राजा थे वह आपके अवंती वर्मा थे। ये वो पॉइंट है जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ उत्तराखंड की ही नहीं, आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम होंगे तो साथियों वहाँ पर भी ये बहुत कामगार हैं। तो आपके मोखरी वंश के संस्थापक हरिवर्मा जी हैं, अंतिम शासक ग्रहवर्मा और सबसे शक्तिशाली शासक आपके अवंती वर्मा जी हैं। तो ये पॉइंट आपके महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है मोखरी वंश के अंतिम राजा ग्रहवर्मा की हत्या के बाद में यह राज्य हर्षवर्धन के अधीन हो जाता है। तो सिंपल सा है, अब आपका अस्तित्व खत्म हो चुका था मोखरी वंश का और भारत में उदय हुआ था एक नए वंश का, जिसका नाम था आपका पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन वंश। तो हर्षवर्धन जी को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपका पुष्यभूति वंश के बारे में बता दूं। तो यहाँ पे आप मैंने लिख रखा है एक्स्ट्रा कॉलम बना के। तो पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश कहा गया है और इसके संस्थापक पुष्यभूति जी को माना गया है। और जो इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे वह प्रभाकर वर्मन जी थे। हालांकि इन पॉइंटों का उत्तराखंड के इतिहास से कोई महत्व नहीं है, लेकिन हमें तो एग्ज़ाम पास करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कुछ भी आएगा ना, जीके भी आएगा। तो इसलिए हमें ये नहीं देखना कि उत्तराखंड का है या कहीं का भी है, जो चीज़ जहाँ से मिले उसको ऐड कर लो। तो अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन के समय उत्तराखंड कैसा था या उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। मैं डीप नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ज़्यादा भी डीप नहीं है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे मैं आपके सामने लेके चलूँगा। तो अब हम बात करते हैं, हमने कृतपुर राज्य को कवर कर लिया है, नागवंश को कर लिया है और मोखरी वंश को भी कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि हर्षवर्धन के समय उत्तराखंड के कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका हर्षचरित्र, एक पुस्तक है बाणभट्ट जी की। तो इस हर्षचरित्र में बाणभट्ट जी ने कहा है कि उत्तराखंड में आने वालों का वर्णन है, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो हर्षवर्धन राजा के समय जो व्यक्ति उत्तराखंड के भ्रमण के लिए आए, यानी कि यहाँ पर घूमने के लिए आए, उन सब का उल्लेख बाणभट्ट की हर्षचरित्र पुस्तक में लिखित है। जैसा कि एक एग्जाम्पल दूं तो चीनी यात्री हुएनसांग बहुत फेमस है, इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो चीनी यात्री हुएनसांग हिमालय, यानी कि आपका उत्तराखंड भी तो हिमालय में बसा है ना, तो हिमालय या उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे। और जिस समय हुएनसांग यहाँ की यात्रा पर आए, उन्होंने इस क्षेत्र को ब्रह्मपुर कह के पुकारा, यानी कि इन्होंने जो कहा था उसका नाम था मोली हिमो पुलो, यानी कि ये जो नाम लिया था हुएनसांग जी ने लिया था मोली हिमो पुलो, और इसका जो अर्थ निकाला है वह ब्रह्मपुर निकाला गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि जिस समय हुएनसांग यहाँ पर आए थे उनके अनुसार ये क्षेत्र ब्रह्मपुर कहलाता था, जो कि उनकी अपनी भाषा में मोली हिमो पुलो कहा गया है। उसके बाद में इन्होंने बताया कि इसके अनुसार यहाँ जो राज्य था इसमें मतलब बौद्ध धर्म किले प्रसिद्ध था, या मैं कह दूं कि उस समय
जो मानने वाले वहाँ के व्यक्ति थे या आपके उत्तराखंड या ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के व्यक्ति थे, वे बौद्ध धर्म के अनुयायी या बौद्ध धर्म वालों को मानने वाले रहे होंगे। इन्होंने ही ह्वेनसांग जी ने ही बताया है कि जिस समय ये यहाँ के भ्रमण पर आए थे तो यहाँ पर 5 बौद्ध विहारों का उल्लेख मिलता है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में ह्वेनसांग जी की बात करूँ तो इन्होंने गंगा को महाभद्रा कहा है और हरिद्वार को मोयुलो के नाम से इन्होंने जाना है। और इसका वर्णन इन्होंने कहा है कि हरिद्वार क्षेत्र 20 ली था। अब लीटर की बात नहीं चल रही है, एक माप है चीनी माप, जैसे हमारे किलोमीटर या हमारा मीटर होता है, सेम उसी प्रकार से इन्होंने चीनी माप में हरिद्वार क्षेत्र को कुल 20 ली कहा है। तो ये हमारे जो टॉपिक थे मैंने उत्तराखंड से संबंधित बताए हैं। अब मैं थोड़ा आपको हर्षवर्धन जी के कुछ ऐसे पॉइंट बता देता हूँ जो उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड नहीं है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से बिंदु हैं आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहला बिंदु है जो आपके भारत में कुंभ मेले लगते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपके 4 जगह है जहाँ पर कुंभ मेले लगते हैं, जैसे कि आपका हरिद्वार उत्तराखंड में आ जाएगा, और आपका प्रयागराज यूपी में आ जाएगा, नासिक महाराष्ट्र में आ जाएगा, और आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में आ जाएगा क्षिप्रा नदी के किनारे। तो इन जगह पर हर्षवर्धन ने कुंभ मेले लगवाने शुरू किए थे। तो आ सकता है कुंभ मेलों का जन्मदाता भारत में कौन है, तो हर्षवर्धन जी हैं। और ये कवि सम्मेलन भी करते थे प्रयागराज में हर 5 वर्ष में। उसके बाद में हर्षवर्धन के समय जो शूद्र व्यक्ति होते थे उन शूद्रों को कृषक कहा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके समय में जो भूमि कर था, यानी कि जो हर्षवर्धन के समय किसान थे या किसानी करते थे, तो जैसे उन्होंने कोई फसल की और समझो ऐसे कि उनके यहाँ पर 6 कुंटल गेहूँ हुआ, तो उस 6 कुंटल गेहूँ में से 1 कुंटल गेहूँ हर्षवर्धन जी को देना पड़ता था। यानी कि यहाँ पर जो भूमि करता वह कुल आय का या कुल उत्पादन का 1/6 भाग था। तो ये हमारे आज 3 वंश कंप्लीट हो गए, कृतपुर राज्य, नागवंश, मोखरी वंश। और इसके बाद में हम कवर करने वाले हैं आपका जो हमारे अगले महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे हम कुछ गोपीशाण के बारे में पढ़ेंगे और आपका हमें पौरव वंश पढ़ना है थोड़ा अच्छे से। तो ये आपके सामने मैंने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज रखा था। ये आप अगर बुक्स में जाएंगे, जैसे आपके अजय रावत जी की बुक्स हुई, तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। परीक्षा वाणी में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे, एक तरह से इतिहास पिरो के नहीं मिलेगा, एक क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। आप अजय रावत जी की बुक उठा लें, वहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे बहुत छोटा हुआ है। और कुछ अदर बुक हैं वहाँ भी थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि सारा कुछ कई बुकों से इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करूँ। और कुछ प्रश्न अगर छूट भी जाते हैं तो मैं चैप्टर के अंत में उन्हें करा देता हूँ अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।